दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस की जांच 20वें दिन कई राज्यों तक पहुंच गई। साजिशों से जुड़े लिंक खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो है आतंकी खेमे में मैडम सर्जन के नाम से कुख्यात डॉक्टर शाहीन सईद का, जिसकी हिस्ट्री पर अगर नजर डालें तो उसे ब्रेन वॉश की फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा। बताया जा रहा है कि शाहीन ब्रेन वॉश कर न सिर्फ महिला आतंकियों की ब्रिगेड तैयार कर रही थी, बल्कि इसने अपने नए नए शौहर मुजम्मिल से लेकर छोटे ब्रदर परवेज तक को मॉन्स्टर बना दिया। लेकिन अब इस टेरर नेटवर्क से जुड़े हर सुराग मिल रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर शाहीन का महिलाओं वाला साइलेंट स्लीपर मॉड्यूल तो है ही, साथ ही साथ सेफ हाउस से लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने में एक्टिव रहने वाले आतंकियों के हर हमदर्द रडार पर है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की मैडम सर्जन अब आतंकी साजिशों के वो राज उगल रही है जो उसके खौफनाक आतंकी मंसूबों को बेपर्दा कर रहे हैं। एनआईए से लेकर दूसरी जांच एजेंसियों की तफ्तीश आगे बढ़ी तो अब मैडम सर्जन उर्फ डॉक्टर शाहीन सईद के उस सीक्रेट साइलेंट मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ जिसके जरिए लेडी आतंकी शाहीन सईद देश को दहलाने का नापाक मंसूबा पाल रखा था। डॉक्टर शाहीन सईद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे खतरनाक आतंकी, जो भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड थी, जो कट्टरपंथ की आड़ में लड़कियों को दहशतगर्दी का हथियार बना रही थी, ब्रेन वॉश कर महिलाओं की टेरर टीम तैयार करने के मिशन में लगी थी, भारत में महिलाओं की आतंकी ब्रिगेड बना रही थी। पूछताछ में शाहीन सईद ने कबूला है कि उसने टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए महिलाओं की भर्ती करने की योजना बनाई थी। सूत्र बताते हैं कि कट्टरपंथ की आड़ में शाहीन लेडी विंग की स्लीपर सेल को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रही थी, क्योंकि महिला होने के चलते इस पर जल्दी कोई शक नहीं करता। खास तौर पर रैकी करने के लिए इन महिला स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी ये टेरर मॉड्यूल महिला स्टाफ और स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहा था। शाहीन अस्पताल की ओपीडी, मेडिकल कैंप और यूनिवर्सिटी को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसके पीछे वो महिला आतंकियों की विंग तैयार करने में लगी हुई थी। मजहबी कट्टरता और ब्रेन वॉश करके इन महिलाओं को अपने आतंकी ग्रुप से जोड़ने के मिशन में शाहीन लगी हुई थी, ताकि एक साइलेंट स्लीपर सेल को तैयार किया जा सके। अब एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल है, इन सब महिलाओं का शाहीन क्या करने वाली थी। डॉक्टर शाहीन सईद ने आतंक और दहशतगर्दी का जो जाल बुना वो बहुत गहरा है, और अब आतंक के इसी जाल को भेदने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनसे आतंकी शाहीन सईद ने बातचीत की थी या जिनसे संपर्क में थी। शाहीन सईद का साइलेंट मॉड्यूल रेकी से लेकर इनफिल्ट्रेशन और फिर ब्लास्ट की साजिश में कब, कहां और कैसे इस्तेमाल होना था, जांच एजेंसियां इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। शाहीन की टेरर स्क्रिप्ट का एक अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़ा है, जहां उसने अपने जीवन के 7 साल गुजारे। जांच करते करते जब एटीएस और एनआईए की टीम कानपुर पहुंची तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें टेरर फंडिंग से लेकर आतंकी गतिविधियों के लिए कानपुर में फीमेल विंग तैयार करने के सबूत मिले। सिर्फ कानपुर से ही शाहीन की महिला विंग से 19 महिलाएं जुड़ी हुई थी। उसने मजहबी कट्टरता की आड़ लेकर और ब्रेन वॉश करके इन महिलाओं को अपनी विंग में शामिल किया था। इसी ग्रुप के जरिए वो अपने मंसूबे का प्रचार प्रसार करती थी। इसके लिए शाहीन इज्तिमा जैसे धार्मिक आयोजनों में जाती थी। कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका लगातार मूवमेंट था। अब जांच एजेंसियों को इस महिला विंग पर शाहीन का स्लीपर सेल होने का शक है। जैसे ही आतंकियों की मैडम सर्जन पकड़ी गई, सुरक्षा एजेंसियों की धरपकड़ और तेज हो गई। उसके तुरंत बाद शाहीन के लिए काम करने वाली
कानपुर की स्लीपर सेल की महिलाओं के फोन बंद आने लगे और ये सभी फोन कानपुर और उसके आसपास के जिलों में बंद हुए। शाहीन की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही ये सारे नंबर बंद आने लगे। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियों ने इन तमाम कॉल डिटेल और फोन से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है और उसी के आधार पर अब शाहीन को कानपुर में ले जाकर अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जाएगी। शाहीन से मिले इनपुट पर जांच एजेंसियों ने कानपुर में कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की। पूछताछ में कुछ सबूत भी मिले हैं जिसकी पड़ताल की जा रही है। तो वहीं कानपुर के कुछ एनजीओ के जरिए विदेशों से बड़े लेन देन की जानकारी भी खुफिया एजेंसियों को पता चली है। एनजीओ के जरिए पैसा मांगने वाले गिरोह का नेटवर्क खाड़ी देश, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तक है, जिनके तार शाहीन के करीबियों से जुड़े होने की बात कही जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाहीन को कानपुर ले जाकर उसकी निशानदेही पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा सकता है। एनआईए की गिरफ्त में आने के बाद टेरर मॉड्यूल की मैडम सर्जन ने कई खुलासे किए, जिसके बाद अब आगे की जांच के लिए एनआईए डॉक्टर शाहीन को यूपी ले जा सकती है। कानपुर और लखनऊ के अलावा हर उस जगह पर ले जा सकती है जहां उसने अपना आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कवायद की। और इन सब के पीछे एक ही मकसद है, ये जानना कि डॉक्टर शाहीन ने कितने स्लीपर सेल तैयार किए। लेडी विंग की महिलाओं का शाहीन क्या इस्तेमाल करने वाली थी? कानपुर में फीमेल स्क्वाड तैयार करने के पीछे का मकसद क्या था? इस विंग की महिलाओं को असल में कौन से हाई वैल्यू टारगेट सौंपे जाने थे? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए जांच एजेंसियां जल्द ही शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज को लखनऊ और कानपुर लाकर पूछताछ कर सकती है। इनसे पूछताछ के लिए 100 से ज्यादा सवालों का चिट्ठा भी तैयार किया गया है और इन सवालों से ही आतंकी नेटवर्क की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। खुफिया एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए हर संभव कड़ियों को जोड़कर देख रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन अगस्त 2025 में कानपुर भी गई थी, जहां उसके साथ 4 कश्मीरी युवक देखे गए थे। एक थार गाड़ी भी एजेंसियों के रडार पर है। जम्मू कश्मीर नंबर की गाड़ी और उस पर लगे फास्टैग की जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि गाड़ी किसी और के नाम पर है और फास्टैग भी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों ही युवक जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं। डॉक्टर शाहीन के साथ डॉक्टर अदील को भी यूपी ले जाया जा सकता है। सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी डॉक्टर अदील, उसके साथी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन के अलावा शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर करीब 100 से ज्यादा संदिग्धों के बारे में लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर के अलावा प्रयागराज, वाराणसी, संभल, पीलीभीत समेत कई शहरों में छानबीन की जा रही है। लाल किला ब्लास्ट में एनआईए, स्पेशल सेल और दूसरे राज्यों की एंटी टेरर यूनिट की जांच 20वें दिन कई राज्यों तक पहुंच गई। साजिशों के लिंक खंगाले जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने आतंकी हमले की प्लानिंग के लिए भले ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी को बेस कैंप बनाया था, लेकिन चैट, कॉल डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट ने साफ किया है कि आतंकी नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस टेरर मॉड्यूल की सेकेंड लेयर टीम की पहचान कर चुकी है, यानी अब वो लोग रडार पर हैं जो धमाके में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन साजिश, शेल्टर देने या सेफ हाउस मुहैया कराने से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने में एक्टिव थे। अलग अलग राज्यों में अब इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर हाई इंटेंसिटी रेड और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। कई राज्यों में कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिनसे ओवर ग्राउंड वर्कर्स और सपोर्ट मॉड्यूल के नए सुराग भी मिले। इसी बीच जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने एक नया खुलासा किया है। डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल ने धौज और मेवात इलाके में खेती की जमीन खरीदने की तैयारी की थी। डॉक्टर मुजम्मिल स्थानीय लोगों से बिकाऊ या सालाना पट्टे पर मिलने वाली जमीन का पता लगा रहा था। इरादा था कि किसान या खेती की आड़ में वो अधिक से अधिक विस्फोटक तैयार करने के लिए फर्टिलाइजर को इकट्ठा कर सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के
2 और ठिकानों का पता लगा है। ये ठिकाने फर्जी दस्तावेज पर किराए पर लिए गए थे। बड़ा खुलासा आतंकी मॉड्यूल में मैडम सर्जन के नाम से कुख्यात डॉक्टर शाहीन को लेकर भी हुआ है। खुलासा ये कि आतंकी हमले के बाद खाड़ी देश भागने वाली थी डॉक्टर शाहीन। खाड़ी देश में जाकर शाहीन पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी, लेकिन नया पासपोर्ट नहीं बन पाने से उसका मंसूबा फेल हो गया। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन सईद ब्लास्ट के बाद खाड़ी देश में जाकर पाकिस्तानी हैंडलर से मिलने वाली थी। इसके लिए शाहीन नया पासपोर्ट बनवा रही थी। उसने दिल्ली ब्लास्ट से 7 दिन पहले पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराया, लेकिन पुलिस पासपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट को जमा नहीं करा पाई, जिस कारण शाहीन को देश से निकालने का मौका नहीं मिला। हालांकि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद किस खाड़ी देश में पाकिस्तानी हैंडलर से वो क्यों मिलने वाली थी, ये साफ नहीं हो सका है। जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर शाहीन सईद के पास 2 पासपोर्ट थे, जिस पर उसने सालों तक खाड़ी देशों की यात्राएं की। इन देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और दुबई शामिल है। बताया जाता है कि शाहीन इन देशों में जाकर आतंकी नेटवर्क के लिए एनजीओ के जरिए फंड इकट्ठा कर रही थी। और अब अल फलाह के कमरा नंबर 22 में शाहीन के लॉकर से खाड़ी देशों की करेंसी मिलने के बाद एनआईए उसकी पहले की विदेश यात्राओं का पूरा डेटा निकाल रही है। पता किया जा रहा है कि इन विदेश यात्राओं में उससे कौन मिला, किन होटलों में वो ठहरी, किस समय किस देश की यात्रा की, खाड़ी देशों में उसका शैडो ऑपरेटर कौन था। जांच एजेंसियों के अधिकारियों का माथा उस समय भी टनका जब शाहीन के जैश सरगना आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया से कनेक्शन सामने आया, जिसके कमांडर पर शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी से गाइड करने के बहाने जूनियर डॉक्टर का ब्रेन वॉश करती थी, जिसके कमांड पर शाहीन अल फलाह यूनिवर्सिटी में गाइड करने के बहाने जूनियर डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करती रही। तो वहीं भेड़ियों के पैटर्न पर हमले की साजिश और कोडवर्ड्स का इस्तेमाल चौंकाने वाला रहा। जब इन आतंकियों के वुल्फ पैक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला तो इस ग्रुप की एडमिन शाहीन ही बताई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन महिला आतंकियों की 2 टीम बना रही थी। उसने महिला आतंकी टीम का नाम मादा भेड़ियों के नाम पर रखा था, जो अरोरा और लूना थे। टीम मेंबर्स को भेड़ियों के पैटर्न पर ही घात लगाकर हमला करने की सलाह देती। मैडम सर्जन उर्फ डॉक्टर शाहीन व्हाट्सएप ग्रुप की अल्फा थी और वुल्फ आवर यानी रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच ही सभी जरूरी मैसेज कोडवर्ड में देती थी। अब शाहीन के इसी लेडी विंग से लेकर टेरर मॉड्यूल के तमाम मददगारों और हमदर्दों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तराखंड में भी दिल्ली ब्लास्ट का लिंक मिलते ही छापेमारी और दबिश का सिलसिला चला। नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनफुलपुरा में घंटे छापेमारी और पूछताछ हुई। एनआईए, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम ने यहां से एक इमाम और उसके एक साथी को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों के मोबाइल नंबर ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर के मोबाइल से मिले थे। एनआईए ने इनके लैपटॉप, फोन और कॉल डिटेल खंगाली, लेकिन घंटों की पूछताछ के बाद दोनों को शनिवार रात छोड़ दिया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों को किसी भी प्रकार की आगे की पूछताछ में सहयोग करने की हिदायत दी है। इस दौरान 20 घंटे तक बनफुलपुरा से लेकर पूरा हल्द्वानी छावनी में तब्दील नजर आया। बीती रात एनआईए की टीम ने हल्द्वानी के बनफुलपुरा से एक मौलाना कासिम और एक अन्य शख्स को हिरासत में लिया। उनसे लंबी पूछताछ की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कई जानकारियां उनसे जुटाई गई और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एनआईए की टीम अभी भी नैनीताल में मौजूद है और कई और पहलुओं पर वहां पर जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे इस मामले में आगे भी कार्रवाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय से कुछ दिन पहले ही नैनीताल पुलिस को संभावित खतरे को लेकर सतर्क कर दिया गया था। इसके बाद जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन सामने आते ही उत्तराखंड पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग और भी सक्रिय हो गए। सिर्फ हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड या दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों में आतंकियों के हर संभावित सेफ हाउस से लेकर संदिग्ध मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की पड़ताल की जा रही है, ताकि देश के इन दुश्मनों को वक्त रहते इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत।